गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का एक वीडियो लाए हैं, बनाने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो आप एपीएस में देख सकते हैं, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। उसमें यही सब बात पढ़ाया गया है, बताया गया है, जो इस बुक में देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम उस बात पे पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं ध्यान से और स्कैनिंग के बारे में थोड़ा सा नज़र डालेंगे। पीछे वाला वीडियो आप लोग को शिकायत बढ़िया बताइए, ठीक लग रहा है ना? और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमको बताएं, हम उस पर काम करेंगे और आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आज है तो उस गर्मी के अनुसार ढलना पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले याद दिला दें आपको कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मेरे को अच्छा लगे और आपको देखने में भी अच्छा लगे। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तब ना काम होगी, तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएं और देखिए वीडियो। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग नोट करें। एक दो क्वेश्चन अभी बताते, एक दो क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक ना? क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण से क्या आशय है, इसके महत्व की विवेचना करें। इसके इंपॉर्टेंस लिख लीजिएगा, यह बिजनेस स्टडीज में नहीं, ईपीएस में पूछे क्वेश्चन, ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछता है, यहाँ इसकी विशेषता पूछेगा नहीं, यानी व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ये याद कर लेंगे दो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन याद किए, उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, इसको परिभाषित करें, याद करेंगे। और व्यवसायिक वातावरण क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सीबीएसई में बराबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। और दो चार बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है, ठीक ना? तो तीनों हम लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को आएंगे। और एक क्वेश्चन है, प्रबंध के व्यवसायिक वातावरण के महत्व, इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंस सीबीएसई में मतलब बिहार बोर्ड से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना है। और दो तीन क्वेश्चन और है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ने वाली चैप्टर है। तो आइए इस क्वेश्चन को, जो पहले प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ा चुके हैं तो लगेगा कि एक ही जैसा वीडियो है, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मगर जो उदारीकरण, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, लेवलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो है ना, इसको मैं ठीक से पढ़ाऊंगा ताकि आपका कवर हो जाए, ठीक है बच्चों? तो आइए पहले, वातावरण क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैसा जगह, वैसा अनुकूल यानी फेवरेबल मौसम या समय, थिंग्स, जहाँ पे आप जीवित रह सकते हैं बढ़िया ढंग से, माने अपनी सारी क्रियाएं कर सकते हैं, ऑल एक्टिविटीज़ आप अपना कर सकते हैं, वही आपके लिए वातावरण है। जैसे हमें आदमियों को जाके अभी बुध ग्रह पे छोड़ दे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, मर जाएंगे ना। आपको पानी में उतार दे, आप मर जाएंगे। मछली को ऊपर में रख दे, वो मर जाएगी, यानी उसके लिए सरफेस एरिया अनुकूल नहीं, आपके लिए पानी अनुकूल नहीं है, समझ गया? तो व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस के लिए वातावरण क्या है, तो वैसा जगह जहां वो सावधानी पूर्वक अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को चला सकता है। अब जहां तक कहा सर ऐसा कोई मौसम, ऐसा कोई समय जगह नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जैसे कहता है क्वेश्चन में कि व्यवसायिक वातावरण में से आशय उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी शक्तियों से है जो व्यवसाय के परिचालन को प्रभावित करता है। जब बिजनेस ऑपरेट होता है ना, तो ये सब चीज़ को इफेक्ट डालता है बिजनेस में। जैसे व्यवसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय को नियंत्रण नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में कुछ ऐसे भी घटक है जिस पर बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसा कंट्रोल है, जगह है जिस पर बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीज़ है नहीं। चलिए, एक राइटर है, इनका नाम है रेनकी एवं साल, नहीं, रेनकी और साल ने कहा है कि व्यवसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय अनावृत तथा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दोनों विधि से प्रभावित होता है। जो एक्सटर्नल इफेक्ट है ना, वो आपको प्रभावित करेगा नहीं। आइए व्यवसाय की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी देख लेते हैं। यह क्या है? बिजनेस डायनेमिक थिंग्स है, हमेशा चलता रहे, गतिशील है। पहला है गत्यात्मक प्रकृति,
पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहता है और इसके कारण व्यवसायिक पर्यावरण में भी परिवर्तन होते रहता है। अगर जैसे कोई बाहरी इफेक्ट, अभी कोरोना आया तो कोरोना काल में क्या हुआ, सारे बिजनेसमैन प्रभावित है, उनका सेल डैमेज हो रहा है, सेल जो है पहले इतना नहीं रहा, कस्टमर का फ्लो नहीं है, लोगों के पास उतनी पैसे नहीं कि ज़्यादा मार्केट करे, नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा व्यवसाय में दिक्कतें हैं। तो पहला नंबर क्या है, गत्यात्मक प्रकृति है, जो बदलता है, डायनेमिक नेचर है। दूसरा है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कहते हैं। जटिलता का मतलब ये होता है कि विभिन्न घटनाओं या परिस्थितियों या प्रभावों को आदि को सम्मिलित किया जाता है जो अंत संबंधित है और एक दूसरे पर प्रतिक्रिया का प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण का, नेचर का आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3 है जोखिम एवं अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। पहला याद रखें बात को कि जोखिम हमेशा अनिश्चित होता है। कह के अगर जो कष्ट आता किसी आदमी के पास तो लोग वहां से फरार हो जाता है, नहीं, निवारण के उपाय करके रखता है। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में, व्यवसायिक पर्यावरण जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों में होने वाले परिवर्तन जो कि अचानक होता है उसी को हम लोग अनिश्चित जोखिम कहते हैं। अचानक जोखिम जैसे मुजफ्फरपुर का मोती झील है, इतना बारिश हुआ कि सारे दुकान के में पानी घुस गया। बताइए, बिजनेसमैन बारह विराट हो तो नहीं जाता ठीक करने, अनुमान नहीं था, हो गया, नेचर प्रकृति कारण। दूसरा है रुकावटें अथवा अवसर। रुकावट कौन है, श्रमिक संगठन, कोई ऐसा संगठन है जो कहेगा मेरी मांगे पूरी करो, आपका बिजनेस में रुकावट डाल देगा। नवीनीकरण, न्यू करने वाला विस्तार अगर आप करेंगे तो कुछ दिन के लिए बिजनेस रुकेगा आपको। आगे सापेक्षता, रिलेटिव्स, व्यवसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में एक ही देश विभिन्न व्यवसाय का वातावरण भिन्न भिन्न होता है। यानी कहता है कि एक समय में हर एक दुकानदार का प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होता है और उनके निवारण के उपाय भी अलग अलग होते हैं। चलिए, एक इसमें और नहीं बताया, पॉलिटिकल कॉज भी होते हैं जो किताब में नहीं लिखा हुआ है। पॉलिटिकल कॉज में राजनीतिक कारण, सरकार बदलता है तो उसकी परिस्थितियां बदल जाती है, उसके नियम और कानून बदल जाते हैं, जिससे कि उनको भी स्ट्रेटेजी अपना बदलना पड़ता है। चलिए, व्यवसायिक वातावरण के महत्व क्या है, आइए हमको यह देखना है कि मैनेजमेंट हमको कहाँ तक फायदा पहुँचाता है, यानी किस तरह से उसको निकालता है। तो व्यवसायिक वातावरण के महत्व ये सीबीएसई वाले ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, यानी बिजनेस इन्वायरमेंटल का जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक। खतरा समझते हैं ना, खतरा अगर सोच समझ के मोल लिया जाए तो उससे लोग निकलने का भी उपाय रखता है। यानी कहता है जोखिम और खतरों से भरा हुआ है कौन, समूचा व्यवसाय जो है अनिश्चितताओं से घिरा होता है और हर एक कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए आदमी कोई न कोई मैनेजमेंट का सहारा लेता है। एक कंट्री है मेरे भाई, जापान, जिसके बारे में आप लोग सुने होइएगा, नहीं, तो कहता है जापान से जापान से भारी मात्रा में स्कूटर आयात करने की संभावना तब होता है जब हम देखते हैं कि विदेश में स्कूटर की बिक्री बढ़ेगी। यहाँ पे यह बात देखना है कि आपके बिजनेस में जिस चीज़ का सेल होने वाला है, जिस चीज़ से आपका बिजनेस आगे जाएगा, वो कहाँ मिलता है, यह कहाँ मिलेगा। दूसरा है व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता का व विकास, यानी प्रॉफिट, अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कोई बिजनेसमैन पहले कैपिटल लगाता है, सेकेंड वो उसमें डेवलपमेंट चाहता है, और जब उसका ग्रोथ पक्का हो जाता है तब वहाँ पे वो प्रॉफिट चाहता है, नहीं। तो कहता है क्वेश्चन में कि पर्याप्त लाभ की आवश्यकता है। व्यवसाय में केवल यही आवश्यक नहीं है कि लाभ अर्जित हो, बताया ना, केवल प्रॉफिट हो ये मैटर नहीं रखता है, आपका बिजनेस का ग्रोथ मैटर रखता है कि आप जब 10 करोड़ से बिजनेस चालू किए तो 50 करोड़ अरब में जाना चाहिए, ठीक ना। प्रॉफिट तो खुद ब खुद होगा जब मेरा कैपिटल लार्ज होगा तो। दूसरा है सुदृढ़ता एवं कमजोर की जानकारी देने में सहायक। कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक मतलब हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब होता है कि प्रत्येक व्यवसाय में सुदृढ़ता तथा कमजोरी दोनों प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने में इस बात की जानकारी हो जाता है कि मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है और उस पर बिजनेसमैन उसको सुधारने पर काम लाते हैं। चलिए, तो इस तरह से भावी मोर्चाबंदी में सहायक, छवि में सहायक, एक्सेट्रा देख लेंगे। एक नया टॉपिक आता है इसमें, टाइप या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
बिजनेस इन्वायरमेंट कौन कौन है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हम स्टडी करेंगे तो इसको दो भाग में बांटना चाहिए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसमें डीपली बताने की कोशिश की है। चलिए यहाँ भी बता देते हैं ताकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है ना, इसीलिए सोचते हैं 15-20 मिनट का वीडियो पूरा बताएंगे तो वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिर भी मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। आंतरिक वातावरण में क्या होता है? इंटरनल में इनका उद्देश्य है, पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, बिजनेस का स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन मेथड है, कैपेसिटी ऑफ कंपनी है, एक्सेट्रा। जैसे आंतरिक वातावरण में जो कि आपका इंटरनल का बात होता है, बिजनेसमैन स्वतः उसको ठीक कर सकता है। जैसे उद्देश्य नहीं, इंटरनल में उद्देश्य है, तो इंटरनल में जैसे इसका ज़्यादा डीलिंग इसलिए लोग नहीं करता है कि ये कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है ना बिजनेसमैन, उसके हाथों में होता है, मतलब वो अपने अनुसार इसको सुधार सकता है। जैसे थोड़ा सा सुना देते हैं, कहता है इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि बाहरी वातावरण को उसके हाथों में नहीं होता है। आंतरिक वातावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को शामिल किया जाता है, जैसे व्यवसाय के उद्देश्य एवं नीतियाँ, जो भी ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसीज होते हैं। तो पॉलिसी कौन बनाता है? याद कीजिए, मैंने बीएसटी पढ़ा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो लोग होता है वो पॉलिसी बनाते हैं, तो वो अपने अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड, उत्पादन प्रणाली एवं क्षमता, उनके कंपनी का जो कैपेसिटी और प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उनके अनुसार ही वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। प्रबंध के भागीदार एवं अन्य प्रबंध सूचना प्रणाली, उपयुक्त दृष्टिकोण, घटक और प्रभावित करने वाले घटक, मानवीय संसाधन का विश्लेषण, संगठनात्मक ढांचा, संचालन मंडल वगैरह, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होता है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, ये लोग उसको इंटरनल में आते हैं। और मानवीय संसाधन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको आप जॉब पे रखते हैं, लेबर फोरमैन जो प्लेटफॉर्म एरिया में होता है, वो सब, तो ये लोग इंटरनल है, इसलिए ज़्यादा आंतरिक वातावरण का हम लोग डीलिंग नहीं करते हैं। आइए एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं, यानी बाह्य वातावरण इसको करते हैं। बाहरी वातावरण में कौन कौन लोग आते हैं? पहला लोग आते हैं, इसका नाम है कस्टमर, ग्राहक। बता दे, उद्योग इंडस्ट्री में अगर आप प्रोडक्टर है, उत्पादक है, तो आप वो उत्पादन करते हैं यदि जो आपको अच्छा लगता है, बिजनेस गिर जाएगा। आपको अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है, जो कस्टमर को अच्छा लगता है वैसा चीज प्रोडक्शन करना चाहिए। कहता है किसी व्यवसायिक इकाई में ग्राहक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गृहस्थ, हाउस होल्ड, गवर्नमेंटल, सरकार का, इंडस्ट्रियल, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल एंटरप्राइज आदि। ग्राहकों के प्रकार व्यवसाय पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक फर्म केवल सरकार को माल सप्लाई करती है, अर्थात इस फर्म का केवल एक ही ग्राहक है। मगर आपका अगर कस्टमर हाउस होल्ड वाले है, गृहिणी टाइप के कस्टमर है, ग्राहक है, घरेलू कस्टमर है, तो वैसे कंडीशन से आपको थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि उनका रुचि, फैशन या समय ग्राहक के अनुसार डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अभी सोच लीजिए कि अभी लॉकडाउन है, इनकम बंद है, जो सरकारी एम्प्लॉय है उनको इनकम होता है, पर जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है उनको इनकम में थोड़ा सा कठिनाई है, तो वो उनका जो एक्सपेंसेस लिमिटेशन होगा, लिमिटेड हो जाएगा, तो सब चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। नहीं, तो यह प्रोडक्शन में आपको वैसा ही प्रोडक्शन करना चाहिए जो आपको लगे कि इसका सेल हो सकता है। नेक्स्ट, प्रतियोगिता, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर। कहता है क्वेश्चन में, प्रतियोगी फर्में अनेक प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, जैसे नए व सस्ते उत्पाद बाजार में लाकर, विक्रय प्रमोशन स्कीम लगाकर इत्यादि। विक्रय स्कीम का मतलब होता है, कहेगा कि बाई 2 एंड गेट 1 फ्री, 2 खरीदिए 1 मुफ्त पाइए, फ्लैट 30% ऑफ, नहीं, छठ पूजा का उपहार इत्यादि ला करके आपको बिक्री को कमा सकता है। नेक्स्ट है सप्लायर, कॉम्पिटिटर। ग्राहकों की ही भांति पूर्तिकर्ता भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय का पूर्तिकर्ता एक ही है और वह किसी वजह से नाराज हो, तो माल की पूर्ति बंद होने के कारण व्यवसाय संकट में पड़ सकता है। नहीं, सप्लायर के बारे में अल्टरनेटिव व्यवस्था भी रखना चाहिए। अगर एक सप्लायर आपका बंद हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये सब एक्सटर्नल है। पब्लिक, जनता। जनता का मतलब कौन है? जनता मतलब स्थानीय जनता, प्रेस, मीडिया इत्यादि, इस सब को भी नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता जो है हमारे समाज के अंग होते हैं। नहीं, शोर शराबा करने वाला वगैरह आपको रोक लगा देगा या डिस्टर्ब करेगा, तो इस सब पर भी ध्यान रखना चाहिए। विपणन मध्यस्थ, मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो होता है उसके बारे में। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जो मेरा सप्लायर से माल लेके हमको देता हो,
या एक व्यावसायिक इकाई का व्यवसाय बढ़ाने में विपणन मध्यस्थ की भूमिका होती है। विपणन मध्यस्थ अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य की दूरी को कम करते हैं, जैसे व्यापारिक एवं एजेंट। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपना माल एजेंटों की सहायता से बेचती है, और यदि किसी कारणवश सभी एजेंट कंपनी से नाराज हो जाए तो कंपनी का माल न बेचे तो कंपनी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। नहीं, यानी एजेंट जो होता है वो प्रमोशन करता है आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। इसका पॉलिटिकल कॉज होता है जो मुझे पहले बताए थे, और उसके बाद आपको कुछ रिलीजियस कॉज भी हो जाते हैं। नहीं, जिस तरह से ईद के समय तो केवल सेवई वगैरह कपड़े का धंधा ज़्यादा चलता है, तीज के समय सोना गोल्ड वगैरह हाई पे रहता है, तो ये धार्मिक कारण भी सेल को इफेक्ट कहीं ना कहीं करता है, एरिया पर भी इफेक्ट करता है। चलिए, तो व्यवसायिक वातावरण के तत्व कौन है? तो आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण। तो इस सब पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए भारत में आर्थिक वातावरण के बारे में आइए हम बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इस बात को जो हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। यहाँ से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो मैं पूछता हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन में आता है कि नई आर्थिक नीति कब लाई गई, बोले तो कुछ क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट कर गया, कॉपी उठाओ लिख लो, 1991 में, 1991 में, ठीक है ना। उस वक्त भारत में वित्त मंत्री शायद प्रणब मुखर्जी थे, जहाँ तक हमको याद है, देख लेना। तो प्रणब मुखर्जी ने उदारीकरण को प्रश्रय दिया और निजीकरण ज़्यादा शुरू किए थे, लिखा हो सकता है किताब में। सन 1951 से 90 तक की आर्थिक वातावरण में पहले 1951 में, याद कीजिए, 47 में मेरा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उसका हम लोग 51 में अपनी पंचवर्षीय योजना लागू किया था। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश समय में भारत में भुखमरी थी, अकाल था, लोग हमको परेशान किए हुए थे इंडियन को। तो कहता है ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कम उत्पादिता जैसे विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन मूलभूत समस्याओं के निवारण हेतु व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय और सामाजिक प्रयत्नों की आवश्यकता अनुभव की गई। उन्हीं प्रयत्नों ने देश में आर्थिक नियोजन को जन्म दिया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, याद करो, लिख लो। भारत में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 में। वर्तमान में 11वीं या 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी। 12 पंच 60, 51 17, हाँ 12वीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है वगैरह। कहते हैं 90-91 में भारत में आर्थिक विकास में सबसे कठिन वर्षों में था, परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्या उठ खड़ी। 90-91 के समय में भाई इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में इकोनॉमिक रूप से लोग पिछड़ गए थे, नहीं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा था, जो अभी कोरोना काल में शायद आपको देखने को मिलेगा। लोगों के पास ज़्यादा सेव मनी अब नहीं रहा, लोग खर्च कर लिए हैं, है ना। उसमें मास्टर का तो और बुरा हाल है, क्योंकि उनका कमाने का कोई व्यवस्था ही नहीं। तो उनसे उठ खड़ी हुई, जैसे कौन सा राजकोषीय घाटा अत्यधिक हो गया था, विदेशी मुद्रा भंडार तले तक पहुंच गई थी, भुगतान संतुलन की स्थिति दयनीय हो गया था, कच्चे तेल की कीमत खाड़ी युद्ध, इराक, कुवैत, ये सब कारण होकर मुद्रास्फीति के धुआं में पहुंच गया था इत्यादि। ये सब कारण हुआ था 90 से 91 में, इसीलिए उस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। तो उस समय में इस बात को देखते हुए जून 1991 में पहली बार भारत के इतिहास में ऐसी संभावनाएं उठ खड़ी हुई कि भारत ने ऋणों के भुगतान करने में चूक जाएगा। देखिए कितना बड़ा भयानक बात हो गई थी, अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं था। इसका मतलब समझते हो, कॉमर्स का बच्चा हो, जो बंदा अपना कर्ज नहीं चुकाता है वो दिवालिया हो जाता है, तो कंट्री दिवालिया हो जाएगा ना। सन 91 में नवीन आर्थिक नीति का शुरुआत हुआ था। भारत में व्यापक रूप से आर्थिक सुधार किए गए थे और इसका मूलभूत भारत में आर्थिक संकटों से निकला गया और विकास की गति तेज हुई। 1991 में आर्थिक नीति बदली तो पहला काम क्या हुआ, नवीन अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारीकरण को अपनाया गया। उदारीकरण को अपनाया गया, याद रखिए, नवीन जो इकोनॉमिक पॉलिसी था ना, वहाँ किसको बताया गया, उदारीकरण। उदारीकरण मतलब होता है लिबरलाइजेशन, याद रखिए, लिबरलाइजेशन को अपनाया गया था। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र को कम किया गया और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय इंडस्ट्री को सुधार किया गया और लोग कहा गया कि आइए आप इंडिया में इंडस्ट्री लगाइए। अभी भी ना बोला है ना, मोदी जी बोला कि चाइना में जो इंडस्ट्री है, आप परेशान है चाइना में, आप मेरे कंट्री में आइए, हम आपको सुविधा देंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना, राजकोषीय घाटे पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक
टेक्नोलॉजी लागू करना, कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना इत्यादि। व्यापारिक नीति, मौद्रिक नीति, ये सारे नीति को जो ट्रेंड था सबको बदला। तो आइए, यह 3 भागों में बटा था। ये पहला उदारीकरण जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और तीसरा वैश्वीकरण जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नहीं, ये 3 सेक्टर में आए। पहला सेक्टर हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण को समझते हैं। पहले तीनों का डिफिनीशन बताएंगे, फिर इसका फीचर बताएंगे। तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसको कहेंगे? कहता है उदारीकरण का अर्थ व्यवसाय को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे को मुक्ति दिलाना। नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना माने जो कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जो कंपनी पर रूल फोर्स करता है ना, उस रूल्स को उसने कुछ कम किया था। नहीं, उदारीकरण में प्रतिबंधों को कम किया नहीं, और आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किए जाए, ये हुआ था। यानी लाइसेंस वगैरह जो बनाना था उसकी अनिवार्यता को कम किया उदारीकरण में। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि वैसा कंपनी जो निजी हाथों में था, वैसा कंपनी जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में था, सरकारी हाथों में था, पब्लिक सेक्टर में था, वो प्राइवेट आदमी को बेचना निजीकरण है। जैसा ही मोदी जी रेलवे स्टेशन के साथ कर रहे हैं, प्राइवेट आदमी अब ट्रेन चलवाएगा तो वो हुआ निजीकरण। यानी जो रेलवे क्या था पहले सरकारी सेक्टर में था, वहाँ प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। उदारीकरण यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ, यानी आपका कंट्री अनेक कंट्री के बिजनेस के साथ जुड़ जाता है, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबल होना मतलब पूरा दुनिया एक जगह इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, नहीं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आइए कुछ और बात करें। लिबरलाइजेशन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है? पहला है अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। दूसरा हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। जो भी एक जगह से दूसरे जाता था, जितना टॉर्चर होता था लोग, अब नहीं होता। अभी तक ट्रांसपोर्टेशन करने में कितना प्रॉब्लम होता है। हर रात में जाइए तो पुलिस अब हाईवे पर खड़ा रहता है और ट्रक वाले को लोग रोक रोक के पैसे सुनते हैं। वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता, व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने पर स्वतंत्र निर्धारण करना, विदेशी पूंजी व तकनीक को आकर्षित करने को सरल बनाना, अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों को मुक्ति करना, कर में कमी करना, आयात का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रूल्स था उसको आसान किया गया वगैरह। तो ये सब चीज़ हम लोग लिबरलाइजेशन में किए थे। आइए कुछ बात हम करते हैं निजी क्षेत्र के कंपनी पर, यानी निजीकरण पे। निजीकरण के बारे में कहता है क्वेश्चन में कि इफ सिंपल वर्ड, अगर हम साधारण शब्द में कहें, सरल शब्दों में कहें, प्राइवेटाइजेशन मीन्स, निजीकरण का मतलब सच ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच वन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द ब्राउट आइदर प्राइवेटली और द कंप्लीटली अंडर प्राइवेट ऑनरशिप। मतलब निजीकरण से आशय ऐसे औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक इकाई यानी निजी क्षेत्र से है, इस क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने वाले से है, जो अभी तक सरकारी नियंत्रण में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में चलता था। ऐसा क्यों किया है? जैसे अभी देखिए BSNL कंपनी है, तो अब वो बिक रही है कंपनी। एक इसका के भी कारण देते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग भी है, गवर्नमेंट नौकरी होते ही समझते कि अब मेरा काम रिलैक्स वाला हो गया, आराम करेंगे, पहले मारा मारी था। हालांकि काम को काम की तरह करता है तो भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां नहीं बिकती। हमको काम करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उन्नति देश के लिए होना चाहिए। सिर्फ उन्नति सोचने के कारण ये परेशानियाँ आ जाती है। आइए, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना, सरकार का राजकोषीय बोझ यानी बर्डन को कम करना, इसके लिए निजीकरण किया गया था। तीसरा पॉइंट था सरकारी नियंत्रण के आकार को कम करना, सरकार अपना बोझ कम करने की जब काम की थी। और उपक्रमों को प्रबंध को बेहतर करना, आर्थिक विकास की गति को तेज करना इत्यादि कारण से हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को चुना। मगर यहाँ पर बच्चों की बता दें, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर होने से जॉब के चांस गिर जाएंगे, जॉब नहीं होगा। जॉब किनको होगा? उनके जो जान पहचान के लोग होंगे उनको नौकरी हो जाएगी, बाकी लोग को नौकरी होने में बहुत दिक्कत होगा। श्रम का जो यूज़ होगा नाजायज ढंग से होता है, आदमी को प्रॉफिट कम मिलता है, प्रॉफिट पब्लिक से ज़्यादा जो कंपनी खरीदता है उनको प्रॉफिट होता है, और गरीब लोग गरीब हो जाएंगे, अमीर लोग अमीर हो जाएगा, उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे, जिसके कारण उनको इन्वेस्टमेंट के सेक्टर भी ज़्यादा होंगे।
मेरे बच्चों जरा सोचिए कि जैसे अभी ट्रेन बिका, प्राइवेट आदमी को ट्रेन दिया गया, क्या ट्रेन हमारे और आपके औकात का कोई आदमी है जो ट्रेन खरीद के मुजफ्फरपुर में चलवाएगा? कौन खरीदेगा? जिसके पास अरबोपति पहले से होगा। तो फिर इसमें साधारण जनता को कहाँ बेनिफिट हुआ? इस तरह से आप समझ लीजिए कि VL कंपनी BSNL बिकेगी 3000 करोड़ में। अब 3000 करोड़ किसके पास आएगा? 30,000 करोड़ किसके पास आएगा? अरबों रुपया में नहीं ना आ सकता, खरब में बिकेगा, ट्रिलियन डॉलर में बिकेगा जो कंपनी। तो ये सब बात होगी। आइए निजीकरण के बारे में। निजीकरण के क्षेत्र क्या था? पहले 55-45 हुआ, फिर 49% हुआ, 51-49 हुआ, अब 100% बिक जाती है। चलिए, तो इसको निजीकरण के बारे में समझ गए। निजीकरण की क्या विशेषताएं देख लीजिएगा, निजीकरण की विशेषता लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पर यही पूछता है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। वैश्वीकरण और व्यवसाय उद्योग को प्रभाव, यानी 1951 में आर्थिक नीति आई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा था? कहता है व्यवसाय का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। जुलाई 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यवसाय सरकारी नियंत्रण को कम किया गया तथा आयात निर्यात संबंधी नीति में उदारवादी अपनाई गई। उदारवादी मतलब क्या? उदार दिल तो अपना दिल दूसरे के लिए खोलना। हम कहेंगे जो भी विदेशी आओ मेरे यहाँ धंधा करो, हम विदेशी दूसरे का धंधा करेंगे। भारत तो तत्काल कुछ कमाया, मगर अब उनके लिए मुसीबत होते जा रहा है। जैसे देखिए चीनी कंपनी का सारा मोदी जी ने बंद करवा दिया, तो ये परेशानी हम लोग को हो गया, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं था कि हम दूसरे देश से जाके अपना फर्म खोले, बल्कि दूसरा कंट्री आके मेरे यहाँ कमा के चल दिया। तो यहाँ पर था इस ग्लोबलाइजेशन में क्या करना है, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होते हैं, जो आयात टैक्स होते हैं, उसको कम की गई। भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि रुपये को वास्तविक विनिमय दर हो सके। 100% निर्यात उन्मुखी उद्योग सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आयात निर्यात प्रतिबंधों को कम किया गया, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो रूल्स है कम किया गया। चालू खाते को पूर्ण प्रवर्तनशील किया गया। लगभग 2000 भारतीय कंपनी ने 15 करोड़ 9 हजार प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जो कि उच्च गुणवत्ता की गारंटी देता है। देखिए ये सब किताबी बात है, किताब में आपको पास करना तो लिखना ही होगा, मगर निजी क्षेत्र में, निजी जीवन में ऐसी बातें नहीं है। निजी जीवन में अभी भी आपको एक कंपनी खोलना है, बहुत दौड़ना पड़ता है अपने यहाँ। सरकार को चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम कहते हैं, बताना चाहेंगे कि कम से कम लोगों को बिजनेस लगाने में सहूलत दी जाए, और उनको रंगदार वगैरह बिजली विभाग, ग्रीन ट्रिब्यूनल इतना परेशान नहीं किया जाए। ज़्यादा परेशानी में लोग लगाना नहीं चाहते बिजनेस। चलिए, विदेश में वैश्वीकरण, एक ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टमेंट। 1901 में, यानी 1991 में आर्थिक नीति में जो प्रतिबंध कम हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है FDI सेक्टर में है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का द्वार किसने खोला? इंडिया ने खोल दिया गया। अमेरिका ऋण बाजार में भारतीय निगम सक्रिय हो गए। उस वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारे बैंक वगैरह भी आपके यहाँ के अपना अपना ब्रांच डाले थे। यदि विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित संयुक्त उपक्रमों में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना चाहता है, अर्थात पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। यहाँ पे मेरे विचार से सरकार को एक बैन लगानी चाहिए कि अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ कंपनी खोलता है, उसको इंडियन के लाइसेंस के थ्रू काम करना चाहिए, ताकि इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिलना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। हमारे देश में 50% ज़्यादा लोग युवा है, और इस युवा को नौकरी और आमदनी से जोड़ दिया जाए तो ऐसी कंट्री और मजबूत हो जाएगा। नहीं, आगे कहता है क्वेश्चन में कि विदेशी एकल खिड़की यानी सिंगल विंडोज योजना लागू की गई। अब विदेशी निवेशकों की स्वीकृति एक ही स्थान से प्राप्त हो जाएगी और उनको बिजनेस करने में आसान होगा। अरे कोई विदेशी आपके यहाँ के बिजनेस तब ना करेगा जब उसको आप सुविधा दीजिएगा। नहीं, इत्यादि इसका वैश्वीकरण का लाभ था। 40% से 49% बढ़ा दिया गया था। ये बाद के रूल्स है, हमारा भी 100% हो गया। चलिए, नई आर्थिक नीति का ये पॉइंट था। नई मौद्रिक नीति जो था, इसमें था देखिए लिक्विडिटी, समझते हैं, तरलता को कम करना और बढ़ाना है। आइए, पूंजीगत ढांचा, स्ट्रक्चर कैपिटल है नहीं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखते हैं। सरकार ने सन 1991 यानी 1990-91 में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई मौद्रिक नीति के अंतर्गत अगले सुधार किए। सरकार क्या क्या सुधार किया था, सो देखिए, ये बात ध्यान सुन लीजिएगा। तो 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, बस 2 मिनट और देखिए। पहला, बैंकों को ब्याज दरों के निर्धारण से स्वतंत्रता प्रदान की। बैंकों को ब्याज दरों के निर्धारण में
स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसी के बाद फॉरेन एफडीआई के थ्रू बहुत सारे बैंक हमारे कंट्री में आए। आज देखिएगा कि लोन्स है, कंपटीशन है, किसी का लोन कम है, किसी का लोन रेट ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसी के कारण हो रहा है। तरलता अनुपात में कमी की गई, यानी SLR 38.5% से घटाकर 25% की गई। इस प्रकार आंतरिक नगद निधि को उच्च स्तर से धीरे धीरे कम कर दिया गया। देखिए, लिक्विडिटी रहनी चाहिए। लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो भुगतान का जो क्षमता होगा ना खत्म हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स याद है ना, कैश इन हैंड, कैश एडवांस। तो जब तक आपके पास ये रहेगा नहीं तो आप कैसे अपना काम करेंगे। नेक्स्ट, बैंकों की लेखा प्रणाली के में सुधार किया गया और सरकारी उद्योगों में कुल पूंजी के 49% तक विदेशी निवेश की गई। अब ये बात खत्म हो गई, अब ज़्यादा भी निवेश होता है। तो चलिए, बॉन्ड वगैरह इससे भी है जो आपको निरीक्षण करती है, टेक्नोलॉजी है वगैरह, तो ये सब देख लेना है। अब मैंने बोला था कि 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा जो यहाँ से पूछता है। आइए वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अपने किताब में टिक मारिए। जो निश्चित क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन को टच करता है। पहला, नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? अभी मैंने टिक मरवाया था ना क्वेश्चन में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड। बताइए, जुलाई 1990, यानी 1991, जुलाई 91, जुलाई 92 और जुलाई 2001। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ ठीक, जुलाई 1991, 1991। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, यानी बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वातावरण का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? जैसे अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉय कर्मचारी, रिलेटिव यानी संबंध, और कॉम्प्लेक्सिटी झंझट। यह विशेषता की कौन सा इसका नहीं है? इसका आंसर होगा आपको कर्मचारी। बिजनेस है तो झंझट होगा, बिजनेस है तो रिफ्लेक्टिविटी होगी। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग जो CBSE वाले हैं वो निश्चित लिखेंगे। वो क्वेश्चन आपको है, भारत की नवीन आर्थिक नीति कब घोषणा की गई? लिखने वाला वहाँ पूछता है। नहीं, 1991 में हुआ था कि व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इंडिया में डिक्लेयर किया गया था। चलिए, तो निजीकरण, उदारीकरण, व्यवसाय और ये याद रखना है और उसी के अनुसार काम करना है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? लिखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? लिख लिए। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग। वो क्वेश्चन है आपको, व्यवसाय की आर्थिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस? ये 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि पॉलिटिकल वातावरण आपको कैसे प्रभावित करता है ना? तो पॉलिटिकल वातावरण को हम लोग देखेंगे। तो आपको ये पूरा वीडियो इकोनॉमिक वातावरण को इफेक्ट को बताने के बारे में ख़त्म हो गया। आप लोग कोशिश करेंगे कि लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चंस अगर आपको रह जाता है तो हमको जरूर मैसेज करेंगे। इस चैप्टर का जो कुछ और बिगिनिंग जो मैंने छोड़ दिया किताब पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में मैंने बताया था, तो वहाँ से देखिएगा। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब तक याद हो जाएगा ना तो इस चैप्टर को हल कर देंगे। BSTPS का 6-7 चैप्टर ऐसा है जो दोनों में टैली करता है, तो दोनों को देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू।